नमस्कार साथियों। आज शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर मनोविज्ञान की अवधारणा पर हम आगे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम मनोविज्ञान की दो अवधारणाओं पर चर्चा कर चुके थे। हम बात कर चुके हैं कि मनोविज्ञान को सबसे पहले अरस्तू और प्लेटो जैसे दार्शनिकों ने आत्मा के विज्ञान के रूप में देखा। 1590 के अंदर जब रुडोल्फ गोइकले ने पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया तो वो भी उन्होंने शब्द साइकी और लोगस यानी आत्मा और अध्ययन नामक यूनानी शब्दों से साइकोलॉजी शब्द को लिया। इसका मतलब रुडोल्फ गोइकले ने भी साइकोलॉजी को आत्मा के अध्ययन के रूप में देखा। देकार्ते ने, आप जानते हैं, देकार्ते ने भी फिजिक्स के माध्यम से आत्मा के अध्ययन का प्रयास किया, या यूं कहूं आत्मा के अध्ययन को उन्होंने फिजिक्स से जोड़ने का प्रयास किया और जिसका विरोध जॉन लॉक और हॉब्स जैसे लोगों ने किया। उसके बाद कहते हैं कि जब आत्मा के रंग, रूप और स्वरूप पर बात नहीं हो पाई, उसको परिभाषित नहीं कर पाए, तो मनोविज्ञान को अपनी आत्मा का त्याग करना पड़ा। मनोविज्ञान को अपनी आत्मा के ज्ञान की परिभाषा या आत्मा के अध्ययन की परिभाषा को छोड़ना पड़ा। उसके बाद मनोविज्ञान 17वीं शताब्दी के अंदर मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में देखा गया, साइंस ऑफ माइंड के रूप में देखा गया। और मैं बताना चाह रहा हूं, इटली के दार्शनिक पोम्पोनोजी ने, और उनके अलावा अगर कहूं तो थॉमस रीड है, जॉन लॉक है, स्पिनोजो है, इन तमाम लोगों ने मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में देखा। लेकिन मनोविज्ञान अपनी परिभाषा को आगे बढ़ा रहा है आज के इस वीडियो लेक्चर में, और ये मनोविज्ञान या जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजी, आत्मा और मन मस्तिष्क के विज्ञान से आगे बढ़ते हुए आज तीसरी डेफिनेशन की तरफ जा रहा है, तीसरी अवधारणा की तरफ चल रहा है। जब मनोविज्ञान आत्मा के अध्ययन के रूप में देखा गया, लेकिन जब आत्मा के रंग, रूप और स्वरूप पर व्याख्या नहीं कर पाए, तो मनोविज्ञान को अपनी आत्मा के विज्ञान की परिभाषा को छोड़ना पड़ा। फिर जब ये भी नहीं कह पाए कि मन और मस्तिष्क की आकृति और उसका स्वरूप क्या है, तो हमें उस परिभाषा से भी बाहर आना पड़ा और हम एक तीसरी परिभाषा की तरफ आए, जिसे हम चेतना के विज्ञान के रूप में कहते हैं। कभी आपने इस शब्द पर गौर किया? चेतना, चेतना मतलब अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्शियसनेस। आपको ध्यान हो, अंग्रेजी के अंदर मनोविज्ञान, आपको जानकारी हो, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि हम लोग चेतना के विज्ञान अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्शियसनेस, और अंग्रेजी के अंदर जब हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, चेतना का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। आपको जानकारी हो, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस की बात जब होती है, मैं बताना चाह रहा हूं कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना के विज्ञान की बात जब हम करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाह रहा हूं। आपको जानकारी हो, जब चेतना के विज्ञान के रूप में हम लोग बात करते हैं, तो यहां बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाह रहा हूं। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, आपको जानकारी हो, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का विज्ञान। ये चेतना शब्द वास्तव में क्या है, आप कभी इस पे विचार करिएगा। चेतना मतलब हमारी जागृति, हमारे मस्तिष्क की जो जागृत अवस्था जिसको हम कहते हैं, वही हमारी क्या है, चेतना है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल कॉन्शियस होकर पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आपको भी पता है आप पढ़ रहे हैं, और आपके घर वाले वो भी कॉन्शियस स्टेज के अंदर है, उनको भी पता है कि हमारा बेटा, हमारी बेटी पढ़ रही है, हमारी बहू पढ़ रही है। तो कहने का मतलब कॉन्शियसनेस है, चेतना है, जागृति है, अवेयरनेस है। इसी को एक शब्द के रूप में हम डिफाइन करते हैं, जिसको कहते हैं चेतना। और जब मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान से बाहर आया और मन मस्तिष्क के विज्ञान से बाहर आया, तो उसने तीसरी परिभाषा को अंगीकार किया, और वो तीसरी परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में रही। जब भी कोई परिभाषा आती है तो निश्चित रूप से उसके समर्थक पूछे जाते हैं, उसका
कौन कौन लोग थे जिन्होंने चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को डिफाइन किया। तो मैं बताना चाह रहा हूं, मनोविज्ञान जब कहते हैं कि 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य में मन और मस्तिष्क के विज्ञान की परिभाषा से बाहर आया और चेतना के विज्ञान के रूप में देखा जाने लगा, तो विलियम जेम्स सरी के लोग इसके अगुआ बने। इसे चेतना का विज्ञान मानने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में हम उनका नाम शुमार करते हैं। विलियम जेम्स है, विलियम वुंट है, जेम्स सल्ली है, टिंचनर है। ये तमाम लोग बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। परीक्षा के अंदर कई बार समर्थकों के नाम पूछ लेते कि भाई कौन सा आत्मा का विज्ञान नहीं मानता या कौन सा मन मस्तिष्क का विज्ञान नहीं मानता, तो आपको ये नाम बड़े काम आते हैं, नाम मदद करते हैं। विलियम जेम्स है, विलियम वुंट है, जेम्स सल्ली है, टिंचनर है। ये तमाम लोग मनोविज्ञान को क्या मानते हैं? ये तमाम लोग मनोविज्ञान को साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस मानते हैं। मैं जब विलियम जेम्स की बात करता हूं तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि विलियम जेम्स, जिनको हम अमेरिका के अंदर मनोविज्ञान का पिता कहते हैं, अमेरिका में मनोविज्ञान का पिता कहते हैं, और विलियम वुंट, इनकी बात जब मैं करता हूं तो मैं बताना चाह रहा हूं कि इन्हें मनोविज्ञान के अंदर पहली बार 1879 के अंदर जर्मनी के लिप्जिंग नगर के अंदर, कहते हैं कि जर्मनी के लिप्जिंग नगर के अंदर पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला अगर किसी ने स्थापित की 1879 में, तो विलियम वुंट ने की। और विलियम वुंट ने जिस लिप्जिंग नगर के अंदर जहां पर मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की, आज वो प्रयोगशाला लिप्जिंग नगर के कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी का भाग है। मतलब वो जो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला लिप्जिंग नगर के अंदर विलियम वुंट ने खोली थी, आज वही लेबोरेटरी साइकोलॉजी की जो फर्स्ट लेबोरेटरी है वो जर्मनी के लिप्जिंग नगर यूनिवर्सिटी का भाग है। जर्मनी के लिप्जिंग नगर के अंदर कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी और उसके पार्ट के रूप में मनोविज्ञान की वो पहली प्रयोगशाला काम कर रही है। मैं ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर बताना चाह रहा हूं। देखिए, विलियम जेम्स के बारे में सवाल परीक्षा के अंदर कई बार पूछा जाता है, तो आपको जानकारी हो, अमेरिका के अंदर मनोविज्ञान के जनक, अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता था या किसे माना जाता है, तो अपने को ध्यान रखना है। अमेरिका के अंदर मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। अमेरिका के अंदर मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। वही विलियम वुंट जिन्होंने प्रयोगशाला की स्थापना की, इसलिए उनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, और विलियम वुंट को हम आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक जब भी सवाल आता है तो दो व्यक्तियों में अक्सर कंफ्यूजन होता है। कुछ किताबों में विलियम जेम्स मिलेगा, कुछ किताबों में विलियम वुंट मिलेगा। लेकिन मान लो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पूछा जाए और दोनों विकल्प हमारे सामने एग्जाम में आ गए, तो आपको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पहली प्रायोरिटी में क्या सही करना है? विलियम वुंट सही करना है। विलियम वुंट की जगह विल्हेम वुंट भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी है। अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स है, लेकिन अगर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, अगर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है तो हमारे को विलियम वुंट पर चलना है। हमें किसके ऊपर चलना है? हमें विलियम वुंट के ऊपर चलना है। और अगर मान लो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक की जगह आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पूछ लिया जाए तो भी हमें विलियम वुंट पर चलना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक अगर कभी पूछे तो आपको क्या लिखना है? विलियम वुंट लिखना है। हमारे विद्यार्थी अलग अलग गाइड्स पढ़ते हैं और गाइड्स ऑलवेज मिस गाइड्स। कुछ गाइड्स में लिखा हुआ मिलेगा कि विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के पिता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर विलियम वुंट और विलियम जेम्स दोनों विकल्प है और सवाल आया कि आधुनिक मनोविज्ञान के पिता कौन है, तो आपको विलियम वुंट लिखना है।
लेकिन मान लो विलियम वुंट ऑप्शन में नहीं है तो ऐसा भी नहीं कि छोड़ के आना है, फिर हमारे को विलियम जेम्स पर जाना है। ठीक है, तो कहने का मतलब आधुनिक मनोविज्ञान का जनक आए तो विलियम वुंट, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक आए तो विलियम वुंट, लेकिन अमेरिका में मनोविज्ञान का पिता पूछे तो विलियम जेम्स। मैं बताना चाह रहा हूं, मैं चेतना के विज्ञान पर भी अपनी बात को करूंगा, लेकिन मैं इन व्यक्तियों के बारे में भी आपको बताऊं। अगर विलियम वुंट की बात होती है, निश्चित रूप से यह शख्सियत अपने आप में बहुत ही मशहूर शख्सियत है। मैं इस शख्सियत का जिक्र यहां पर करना चाहूंगा, ध्यान देना, मैं इस शख्सियत का जिक्र करना चाह रहा हूं जिसका पिक्चर आप इस स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। देखो, नाम बोला हमने विलियम वुंट का और सकला का बुम बुम करता हुआ ये पिक्चर हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर आ गया। और जब ये फोटो हमारे सामने स्क्रीन पर आया है तो निश्चित रूप से हमारे साथी विलियम वुंट के चेहरे को भी दिमाग के अंदर बिठाइएगा। ये विलियम वुंट, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, जब मैं विलियम वुंट की चर्चा करता हूं तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये विलियम वुंट जिनको आधुनिक मनोविज्ञान का पिता कहते हैं, जिनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कह दो, और जिन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहते हैं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने 1879 के अंदर, 1879 के अंदर, 1879 के अंदर विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, 1879 के अंदर विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहां स्थापित की थी विद्यार्थियों? मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग नगर में स्थापित की, जर्मनी के लिप्जिंग नगर में स्थापित की थी। और वो प्रयोगशाला जहां है आज वहां पे बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुकी है, और वो प्रयोगशाला उस यूनिवर्सिटी का भाग है, वो कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। आपको जानकारी हो, लिप्जिंग नगर जर्मनी में स्थापित की। आज यह प्रयोगशाला कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स मजदूरों का नेता था ना, समाजवाद का नेता कार्ल मार्क्स, जिसने एक किताब लिखी थी दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स ने, बहुत फेमस हुई वो किताब दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, ये कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहां है? ये जर्मनी के लिप्जिंग नगर के अंदर है। मैं बताना चाह रहा हूं कि आज ये प्रयोगशाला कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय लिप्जिंग नगर जर्मनी के अंग के रूप में कार्य कर रही है, जर्मनी के अंग के रूप में कार्यरत है, या स्थापित है, या कार्य कर रही है, या कार्यशील है। आपको जानकारी हो, कोई भी शब्द यूज कर ले, ठीक है ना, शब्द कोई भी यूज कर ले। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, मनोविज्ञान के जब चेतना के विज्ञान की बात आती है, जब चेतना के विज्ञान की बात आती है तो हमें यहां यह समझना होगा कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले व्यक्तियों के अंदर, चेतना का विज्ञान मानने वाले व्यक्तियों के अंदर अमेरिका में मनोविज्ञान के पिता विलियम जेम्स भी है, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या आधुनिक मनोविज्ञान के पिता विलियम वुंट भी है। जेम्स, सल्ली और टिंचनर का नाम भी याद रखेंगे, जो मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। और विलियम वुंट का नाम तो विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि जर्मनी के कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के अंग के रूप में वर्तमान में भी ये प्रयोगशाला जो है वो काम कर रही है। मैं बताना चाह रहा हूं, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना? विलियम जेम्स ने, विलियम वुंट ने, टिंचनर ने, इन तमाम लोगों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। और चेतना शब्द आता है तो निश्चित रूप से हमें हमारे दिमाग का वो कॉन्शियसनेस याद आता है, हमें हमारे दिमाग की वो जागृति याद आती है जो हमें ये कहती है कि हम फलाना काम कर रहे हैं, हम फलाना काम नहीं कर रहे हैं, सामने कौन बैठा है, मैं क्या कर रहा हूं, वो क्या कर रहा है। ये चीजें हमें
हमारे दिमाग का जो चीज बताती है उसको हम चेतना कहते हैं। अब कई स्टूडेंट पूछेंगे सर चेतना कहां है? अरे भाई कहां है, अगर इसका जवाब हमारे पास होता तो शायद मनोविज्ञान के चेतना के विज्ञान के रूप में जो परिभाषा है हम उस परिभाषा को खारिज नहीं कर रहे होते। हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं कि आखिर कॉन्शियसनेस दिमाग में कहां है, ठीक है, तभी हमारे को अपनी इस परिभाषा को भी बदलना पड़ा है। हमें समय के साथ में अपनी मनोविज्ञान की ये जो परिभाषा है, हमने मनोविज्ञान की इस परिभाषा को भी क्या किया, बदला है। मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा। विलियम वुंट, विलियम जेम्स सल्ली, टिंचनर, बहुत सारे लोगों ने मनोविज्ञान के चेतना के विज्ञान के रूप में ये बात कही। हालांकि बहुत जल्दी ये जो परिभाषा थी ना, ये बहुत लंबे समय चली नहीं, शायद उतनी लंबी भी नहीं चली जितनी लंबी आत्मा का विज्ञान तो बहुत लंबे समय तक रही, फिर मन मस्तिष्क का विज्ञान 2 शताब्दियों तक रही, और चेतना का विज्ञान तो आधी 1 शताब्दी भी पूरा नहीं कर पाई, और उससे पहले ही दम तोड़ दिया इस परिभाषा ने। मैं एक बात आपको और बताना चाह रहा हूं, अगर हम विलियम जेम्स की बात करते हैं, अगर हम इस व्यक्ति की बात करते हैं, विलियम जेम्स की बात करते हैं, तो विलियम जेम्स अमेरिका के थे और अमेरिका में मनोविज्ञान के पिता कहलाते हैं। विलियम जेम्स, देखो हमारे सिलेबस के अंदर एक टॉपिक अक्सर होता है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन हमें अलग से एक टॉपिक में नहीं पढ़ना है, पूरी साइकोलॉजी में जहां जहां भी कुछ विद्वान आएंगे, जैसे संज्ञानात्मक विकास आएगा तो हम जीन पियाजे की बात कर लेंगे, जैसे संज्ञानात्मक विकास आएगा तो हम जेरोम ब्रूनर की बात कर लेंगे, नैतिक विकास आएगा तो कोहलबर्ग की बात कर लेंगे, हम अधिगम आएगा तो थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, उनकी बात कर लेंगे। तो जहां जिसका जिक्र आएगा हम उस साइकोलॉजिस्ट के कंट्रीब्यूशन को उस टॉपिक में साथ साथ पढ़ेंगे। इसलिए ये टॉपिक हम कभी अलग से नहीं पढ़ेंगे कि भाई कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए, जहां जो टॉपिक है उसमें उन मनोवैज्ञानिकों के कंट्रीब्यूशन को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। विलियम जेम्स अमेरिका के अंदर मनोविज्ञान के पिता कहलाते हैं। देखिए मैं कई बातें रिपीट भी करता हूं, हमारे स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है सर ऑनलाइन में रिपीट करते हैं, वो तो हम रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मैं अपनी स्टाइल से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि उसी शैली के अंदर मैं आपके दिमाग तक जाकर आपको साइकोलॉजी याद करवा सकता हूं और पढ़ा सकता हूं, रटा सकता हूं। और साइकोलॉजी में एक बड़ी दिक्कत है, आपने फैक्ट रट भी लिया, अगर ढंग से समझा हुआ नहीं है, क्योंकि बार बार चीजें रिपीट होती है ना, तो दिमाग में इस तरीके से बैठ जाती है कि परीक्षा में सवाल को कैसे ही घुमाए आप एप्टीट्यूड लगाकर क्वेश्चन को करेंगे, नहीं तो क्या होता है एप्टीट्यूड नहीं लगा पाएंगे। आपने रट लिया, परीक्षा में जाकर जब 4 विकल्प आए, सीधे सवाल तथ्यों पर आधारित नहीं है, भूल जाओगे आप। मैं बताना चाह रहा हूं कि अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक के रूप में इनकी ख्याति रही, और इन्होंने एक किताब लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स ने एक किताब लिखी, और वो किताब लगभग 1890 के आसपास इन्होंने एक किताब लिखी थी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत। द प्रिंसिपल्स, ध्यान दीजिए, द प्रिंसिपल, हाँ स्पेलिंग देखिए, इंग्लिश स्पेलिंग थोड़ा सही कर दे, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। देखिए कई बार इस प्रकार की जब आते हैं अंग्रेजी के अंदर, क्योंकि हम लोग आम तौर पर हिंदी मीडियम के अंदर जो है वो पढ़ते हैं, और जब हम हिंदी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ध्यान दें, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मैं बताना चाह रहा हूं कि अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक, और उन्होंने ये किताब लिखी थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये किताब द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, अब देखिए अंग्रेजी में कई बार क्या प्रिंसिपल PLE है और PAL है, PAL वाला प्रिंसिपल अलग होता है, ये प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ये किताब इन्होंने लिखी, और इस किताब को हम हिंदी में कहे तो मनोविज्ञान के सिद्धांत। तो ये किताब किसने लिखी थी? ये किताब लिखी थी विलियम जेम्स ने, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के सिद्धांत, और ये किताब विलियम जेम्स ने लिखी। और इस किताब के अंदर उन्होंने
मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। आपको जानकारी हो, विलियम जेम्स के बारे में कहते हैं कि इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। इन्होंने दर्शन शास्त्र से इतर एकदम मनोविज्ञान की एक अलग डेफिनेशन देने का प्रयास किया। और आपको मैं बताना चाह रहा हूं, अमेरिका के अंदर साइकोलॉजी का प्रचार प्रसार करने के अंदर भी कहीं ना कहीं इनका कंट्रीब्यूशन सबसे महत्वपूर्ण माना गया। आपको जानकारी हो, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण हमने माना, बहुत महत्वपूर्ण इनका कंट्रीब्यूशन, क्योंकि अमेरिका के अंदर इन्होंने साइकोलॉजी को काफी प्रचारित किया। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, विलियम जेम्स भी अमेरिका के थे, विलियम वुंट की भी बात की। आपको जानकारी हो, अगर परीक्षा के अंदर विलियम वुंट विकल्प में नहीं है तो आधुनिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में दूसरा व्यक्ति जिसको आप मान सकते हो विलियम जेम्स होगा। यह ध्यान रखना आप, ठीक है, यह दिमाग में रखना है। लेकिन चेतना के विज्ञान की बात आए तो हम मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड की बात तो हमें करनी ही पड़ेगी। मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड की बात तो हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड की बात किए बिना हम चेतना के विज्ञान की परिभाषा से इतर, या फिर यूं कहे कि सिगमंड फ्रायड की परिभाषा या सिगमंड फ्रायड की चर्चा जब हम करेंगे तभी हम मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान से बाहर निकाल पाएंगे कि भाई चेतना का विज्ञान नहीं, ये व्यवहार के विज्ञान के रूप में आना चाहिए। मैं बताना चाह रहा हूं कि सिगमंड फ्रायड जो मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं, इस व्यक्ति का जिक्र पूरी साइकोलॉजी में, देखिए अभी अपन शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर भी बात करने से पहले शिक्षा की बात की है, मनोविज्ञान की अवधारणाओं पे है, तो अभी तो हमने सिगमंड फ्रायड का नाम पहली बार लिया है। लेकिन हमें पूरी साइकोलॉजी के अंदर लगभग हर चैप्टर में कहीं ना कहीं, चाहे विकास पढ़ेंगे, व्यक्तित्व पढ़ेंगे, आपको इस व्यक्ति का नाम तो आएगा ही आएगा, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना का एक मनोचिकित्सक था, ध्यान देना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना का एक मनोचिकित्सक जिसका नाम था सिगमंड फ्रायड। और मैं बताना चाह रहा हूं, कहते हैं इन्होंने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। सिगमंड फ्रायड को हम मनोविश्लेषणवाद का जनक मानते हैं। देखो, मन का विश्लेषण किया इन्होंने। मनोविश्लेषणवाद का जनक हम किसे मानते हैं? मनोविश्लेषणवाद का जनक हम सिगमंड फ्रायड को मानते। किसको मानते हैं? सिगमंड फ्रायड को। और मनोविश्लेषणवाद का जनक क्यों मानते हैं? क्योंकि मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। और जब तक हम चेतन, अचेतन और अर्धचेतन की बात नहीं करेंगे, हम मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान से बाहर भी नहीं निकाल पाएंगे। मैं बताना चाह रहा हूं, सिगमंड फ्रायड जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक मनोचिकित्सक थे, और सिगमंड फ्रायड ने यह कहा था कि मन की 3 अवस्थाएं होती है। मूल रूप से 2 अवस्थाएं होती है। सिगमंड फ्रायड ने मन की मूल रूप से 2 अवस्थाएं, लेकिन कुल कितनी अवस्थाएं बताई? 3 अवस्थाएं। मन की कुल 3 अवस्थाओं के ऊपर प्रकाश डाला। ये 3 अवस्थाएं कौन सी है? एक है हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, एक है अचेतन मन, और एक है चेतन और अचेतन दोनों के बीच की अवस्था जिसको हम कहते हैं अर्धचेतन मन। मन की 3 अवस्थाएं होती है कुल मिलाकर, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। आपको ध्यान हो, मूल रूप से 2 है, चेतन अचेतन, लेकिन टोटल मिलाकर कितनी है? 3, जिसको हम कहते हैं अर्धचेतन मन। अब आप समझना चेतन, अचेतन, अर्धचेतन क्या है। साइकोलॉजी के चैप्टर में हर चीज लिखने की नहीं होती, समझने की बहुत सी चीजें होती है। मान लो मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं एक सवाल सीधा सा पूछता हूं आपको, मैं अर्धचेतन की बात अभी नहीं कर रहा हूं, पहले चेतन और अचेतन समझा देता हूं। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि कल रात को आपने खाना क्या खाया? देखो, जब भी, चूंकि ऑनलाइन क्लास है और जब मैं पूछता हूं
और पूछने के बाद 1 सेकंड का पोज लेता हूं, तो आप वैसा एक्शन करके उस चीज को रिमाइंड करिए खुद ही। मैंने आपसे पूछा आपने कल रात को खाना क्या खाया। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं आपको, आज आप अपने किस दोस्त से मिले। अब मैं तीसरा सवाल पूछ रहा हूं, आज आपने क्या पढ़ाई करी, आज आपने क्या याद किया। अब मैं एक और सवाल पूछ रहा हूं, आज मान लो बुधवार है, तो आपने पिछले बुधवार को क्या खाया था, 7 दिन पहले क्या खाया था, आपने 10 दिन पहले क्या पहना था, आपने महीना भर पहले जब आपके किसी रिश्तेदार की शादी थी तो उसके अंदर मेनू क्या था। अब मुझे एक चीज बताइए, मैंने इतने सारे सवाल आपसे पूछे, लेकिन इतने सारे सवालों में कुछ चीजें ऐसी है जो आपको एग्जैक्ट याद है, जैसे कल शाम को क्या खाया, या आज सुबह नाश्ते में क्या खाया, या आज दोपहर को खाने में क्या खाया। मुझे लगता है इन चीजों में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारी चीजें आपके कॉन्शियस माइंड में है, चेतन दिमाग में है, जागृत दिमाग में है। देखो, मैं सिगमंड फ्रायड की बात कर रहा हूं, जिन्होंने कहा कि मन 3 प्रकार का होता है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। और चूंकि 3 प्रकार का मन होता है, तो हम ये तो बता सकते हैं चेतन मन में क्या है, अचेतन मन हमें खुद का ही नहीं पता, दूसरे का क्या बताएंगे। इसीलिए हमें चेतना के विज्ञान की परिभाषा को खारिज करना पड़ा था। मैं बताना चाह रहा हूं, सिगमंड फ्रायड, अगर मैं ये कहूं ना कि चेतना के विज्ञान और व्यवहार के विज्ञान के बीच का एक सेतु है सिगमंड फ्रायड, तो गलत नहीं है। आपको जानकारी हो, सिगमंड फ्रायड ने मन की जो अवस्था बताई, चेतन। आज मैंने जैसे सवाल पूछा कि आज आप किस दोस्त से मिले हो सुबह से, तो आज किस दोस्त से मिले आपको बिल्कुल याद है कि आज मैं फलाने दोस्त से मिला, आज मैं रामुड़े से मिला, आज मैं जगुड़े से मिला, मैं किससे मिला, बताइए आपको। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि पिछले रविवार को आपसे कौन सा दोस्त आपके घर मिलने आया था, तो हो सकता है आपको याद हो सकता है आपको याद नहीं हो, और हो सकता है आपको कुछ याद हो और कुछ दिमाग पर जोर डालोगे तो याद आ जाएगा। अगर मैं ये पूछूं कि जस्ट 10 रोज पहले आपने क्या खाया था, आपको याद नहीं है, लेकिन मैंने ये पूछा कि महीना भर पहले आप आपके उस रिश्तेदार के या आप अपने फूफा के लड़के की शादी में गए, वह मेनू क्या था, तो शादी तो एक स्पेशल ओकेजन है, तो आपको कुछ चीजें याद होगी, कुछ चीजें याद नहीं होगी, कुछ चीजें आपके कॉन्शियस माइंड में होगी, कुछ चीजें आपके अनकॉन्शियस माइंड में होगी। तो अब आप मेरे को एक चीज बताइए, कॉन्शियस माइंड में चीजें कमी होती है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले की चीज, और ज्यादा पुरानी चीज है तो किसी स्पेशल ओकेजन से जुड़ी कोई चीज, या फिर वो चीज हमें पुरानी याद रहेगी जिसके साथ कोई स्पेशल इंसिडेंट जुड़ा हुआ है, स्पेशल कोई घटना जुड़ी हुई है, स्पेशल कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, तो याद आ जाएगा। लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन को छोड़ दे तो आपको आपकी पूरी जिंदगी, मान लो आप 30 साल के हो, 35 साल के हो, 30 साल 35 साल आप रोज सुबह दोपहर शाम को खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन क्या आपको याद है, कोई तारीख दे दूं साल भर पहले की कि साल भर पहले इस आज ही के दिन आपने क्या खाया था, क्या आपको याद है? नहीं। क्यों याद नहीं है? क्योंकि वो हमारे माइंड के कौन से पार्ट में चला गया, अनकॉन्शियस पार्ट में चला गया, और जो चीजें हमारे अनकॉन्शियस पार्ट में होती है, अचेतन दिमाग में होती है, वो हमें पता नहीं होता कि वो क्या है। केवल घटनाएं या वस्तुएं ही नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं या ऐसी घटनाएं जो जिंदगी में कभी घटित ही नहीं हुई, हमारी कुछ अतृप्त इच्छाएं जो कभी तृप्त हुई नहीं, वो भी हमारे नॉन कॉन्शियस माइंड में है, अनकॉन्शियस माइंड में है। बचपन से मेरी इच्छा है कि मेरे पास भी मुकेश अंबानी जैसा बंगला हो, उनके जैसे नौकर चाकर मेरे साथ भी घूमे, मैं भी जब कहीं से गुजरूं तो लोग सैल्यूट करें,
लेकिन ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई, इसका मतलब ये इच्छाएं तृप्त नहीं है, ये अतृप्त इच्छाएं, और ये भी मेरे माइंड के कौन से पार्ट में है? अनकॉन्शियस माइंड में है, अचेतन दिमाग में है। मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूं, देखो कई चीजें ऐसी आप चेतन अचेतन को, कई बच्चे कहेंगे सर लिखा दो, क्या है ये? हिस्ट्री नहीं है कि आप लाइन टू लाइन लिख पाए, यहां आपको समझना होगा, क्योंकि सारी चीजें अगर लिखी भी होगी तो वीडियो लेक्चर का तो मतलब ही नहीं है, फिर तो आप पीडीएफ ही डाउनलोड करके लिखेंगे। और अगर सारी चीजें लिखी हुई पीडीएफ पर होगी तो जितेंद्र बोहरा के बोलने का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा, फिर तो पीडीएफ से ही लिख ले। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, चेतन मन का मतलब है हमारा जागृत मस्तिष्क, जिसमें हमको सब कुछ पता है कि क्या है, हमारा जागृत मन। यह अचेतन मन, इसका मतलब है हमारा सोया हुआ मन, प्रसुप्त मन। आपको ध्यान हो, हमारी अतृप्त इच्छाएं इसी मन के अंदर होती है, हमारी अतृप्त इच्छाओं का भंडार है यह अचेतन मन, हमारी अतृप्त इच्छाओं का भंडार है यह अचेतन मन। और मैं आपको बताऊंगा, इस मन की जो स्मृति है वो हमें वास्तव में याद ही नहीं है। यानी ये कह सकता हूं कि इस मन में जो कुछ है हमें भी नहीं पता क्या है, जो कुछ है हम नहीं जानते, हमें खुद को नहीं पता कि अचेतन मन में क्या क्या पड़ा है। ध्यान देना, कहने का मतलब इस मन अचेतन मन में क्या है हमें खुद को ही नहीं पता। जैसे मैंने कहा 10 दिन पहले क्या खाया था, आज हमें पता है क्या हमने क्या खाया? नहीं पता है, इसका मतलब अचेतन मन है। और अर्ध चेतन, देखो मन की मूल अवस्था है तो दो ही है, चेतन और अचेतन, लेकिन चेतन और अचेतन के बीच की जो अवस्था है वो है अर्ध चेतन। चेतन और अचेतन मन के बीच की अवस्था, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम कहेंगे अर्ध चेतन अवस्था। चेतन और अचेतन मन के बीच की अवस्था को हम क्या कहते हैं? अर्ध चेतन अवस्था। जैसे कई बार आप सुबह 4 बजे सपना देखते हो, फिर जैसे ही नींद खुलती है हमें सपना थोड़ा याद है थोड़ा याद नहीं है, और दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर डालते हैं, कुछ चीजें याद आती है। तो कई बार ऐसी स्थिति होती है ना, कुछ चीजें याद आती है और कुछ चीजें याद नहीं है, तो हमारा कुछ ऐसी मतलब उस घटना के कुछ तथ्य ऐसे हैं जो कॉन्शियस हो गए हैं, कुछ अनकॉन्शियस है, तो वो मन की तीसरी अवस्था कहलाती है अर्ध चेतन। मैं चेतन अचेतन और चेतन मन समझाने के लिए आपको एक बात और बताऊं। क्या आपने कभी गौर किया, एक छोटा बच्चा मार्बल्स खेलता है, कंचे, और कंचे खेलता खेलता खेल में मस्त है और खेल रहा है, कभी एक कंचे से दूसरे कंचे को मारता है, दूसरे से पहले को मारता है, ऐसे खेल रहा है, और तभी पता नहीं उसके दिमाग में कुछ सूझता है और वो क्या करता है? पास में खड़ी साइकिल और उस साइकिल के टायर की हवा को निकाल देता है। अब आप सोचिए उसके मन में ऐसा क्या आया कि तुरंत साइकिल के पास गया और साइकिल के टायर की हवा को निकाल दिया। आपको ध्यान हो, हमारा ये जो अचेतन मन है ना, यह अचेतन मन, यह अतृप्त इच्छाओं का भंडार है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसी वासनाएं हैं, ऐसी इच्छाएं हैं, ऐसी उद्दंडताएं हैं जिनके बारे में हम खुद भी नहीं जानते। तो जब भी मौका मिलता है और ये अचेतन मन की इच्छा चेतन होने का प्रयास करती है, तो एक तरीके से हमारी जिंदगी में भी एडजस्टमेंट बिगड़ जाता है। मैं बताना चाह रहा हूं, यह अचेतन मन की इच्छाएं भी समय आने पर चेतन होने का प्रयास करती है। आपने कभी गौर किया, हमारे यहां पर होली पर फागन के गीत गाए जाते हैं और फागन के गीतों में गाली गीत भी गाए जाते हैं। और आपने कभी गौर किया, हमारे राजस्थानी कल्चर में या इंडियन कल्चर में शादी के अवसर पर गाली गीत गाए जाते हैं, जिसको सीठने कहते हैं। गाली गीत मतलब गीतों में गालियां महिलाएं गाती है। कभी विचार किया कि यह परंपरा के साथ क्यों जोड़ा, महिलाएं गालियां क्यों गा रही है? इसलिए मैं गाली के लिए अक्सर साइकोलॉजी में एक वर्ड यूज करता हूं, हेल्पिंग वर्ब्स। और मैं अपनी जिंदगी में हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके वाक्य की शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब के साथ होती है और जिनके वाक्य का एंड भी हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है, मतलब गाली सूचक शब्द के साथ होता है। आप
जो विद्यार्थी यहां पर देख रहे हैं, इनमें भी कुछ होंगे जिनके वाक्य में न चाहते हुए भी तकिया कलाम के रूप में गाली सूचक शब्द या हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं, पुरुष तो 70% हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं, महिलाएं 20, 25, 30% करती होगी। लेकिन हमारी परंपराओं में यह उम्मीद की गई है कि महिलाएं गाली सूचक शब्दों का प्रयोग ना करें। तो जब आप गाली सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हो लेकिन सुनते तो हो ही, भले ही पुरुष बोले, तो वो शब्द आपके अचेतन मन में अतृप्त इच्छा भंडार के रूप में रहते हैं, और जब मौका मिलता है तो चेतन हो सकते हैं। तो अचेतन मन के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब पड़े वो बिना मौके चेतन न हो जाए। इसलिए हमने भारतीय संस्कृति में होली के फाग गीत और शादी में गाली गीत सीखने के रूप में महिलाओं को ऐसे अवसर दे दिए कि वो जो मन में है वो बड़ास निकाल दे, ताकि कभी बिना मौके अचेतन मन की वो गालियां चेतन न हो पाए। कभी गौर करिएगा इस बात पर। और मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, अगर चेतन अचेतन मन और अर्धचेतन मन की बात करूं, सिगमंड फ्रायड ने कहते हैं कि जैसे मान लो ये पानी का गिलास है, पानी का गिलास कह दीजिए या समुद्र कह दीजिए, मैं यहां चूंकि पानी का गिलास बना रहा हूं, ज्यादा समझने के लिए जो है वो सफिशियंट है। मान लो पानी का ये गिलास है और इस पानी के गिलास के अंदर ये पानी का ये गिलास है, और मैं बताना चाह रहा हूं कि पानी के इस गिलास के अंदर ये पानी जो है ना वो भरा हुआ है। यहां तक ये देखिए, ये पानी का गिलास है और इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये पानी के गिलास में ये पानी भरा हुआ है। अब मान लो एक बर्फ का टुकड़ा है, और ये बर्फ का टुकड़ा जो इस पानी के गिलास के ऊपर है, इस तरीके से ध्यान देना, मैं बताना चाह रहा हूं आपको जानकारी हो। ये मान लो बर्फ का टुकड़ा है और इस बर्फ के टुकड़े का ये ऊपर जो मैंने ग्रीन पार्ट किया ये तैर रहा है, ये ऊपर वाला भाग है जो पानी के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, ये हरा वाला भाग पानी के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, और ये जो ब्लू लाइन की है ये वाला भाग पानी के अंदर डूब गया है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सिगमंड फ्रायड ने कहा कि पानी के गिलास में ये जो डूबता हुआ हिमखंड है ना, डूबता हुआ हिमखंड, आपको ध्यान हो, ये सिगमंड फ्रायड ने कहा कि पानी के गिलास में ये जो डूबता हुआ हिमखंड है ये हमारे अचेतन मन से कंपेयर किया जा सकता है। अब आपको ध्यान हो, बर्फ का टुकड़ा जब पानी के अंदर है तो 10% भाग ही तैरता है, 90% भाग तो पानी की सतह के नीचे है। तो अचेतन मन भी 90% जो डूबा हुआ है, जिसमें पता नहीं क्या है, और ये जो 10% भाग ऊपर तैर रहा है, ये हमारा माइंड का, हमारे मन का कौन सा भाग है? चेतन मन। आपको ध्यान हो, चेतन मन की तुलना की है पानी के गिलास के अंदर पानी पर तैरता हुआ बर्फ खंड। और अगर गिलास की बात नहीं करूं तो यह कह सकता हूं, क्योंकि हमने यहां उदाहरण के लिए गिलास लिया, आप यहां सिगमंड फ्रायड के शब्दों में समुद्र भी ले सकते हैं। सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन की तुलना समुद्र में डूबते हुए हिमखंड से की। ये वाला भाग जो डूब रहा है, ध्यान देना, ये भाग जो डूब रहा है, मैं आपकी सुविधा के लिए काम करूं, इस डूबे हुए भाग को रेड कर देता हूं। ठीक है, ये डूबा हुआ भाग जो रेड है, जिसका रेशियो क्या है? ज्यादा है। ये 90% भाग जो डूबा हुआ है, ये हमारा अचेतन मन है, डूबा हुआ भाग। तो हमारे मस्तिष्क में भी एक डूबा हुआ भाग है जिसमें पता नहीं वास्तव में क्या है, वो अचेतन मन है। और ये जो 10% भाग जो पानी के ऊपर तैर रहा है, मैं बताना चाहूंगा ये कौन सा भाग है? ये चेतन मन है, ये कॉन्शियस माइंड है, और ये 1/10 भाग है। ये कितने भाग है? 1/10 भाग है। जबकि अचेतन मन कितना है? 9/10। अगर आप 1/10 नहीं याद रखे तो 10% याद रख लो, और 9/10 याद नहीं रखे तो आप 90% याद रख दो, एक ही बात है। अब आप सोचेंगे कि इसमें अर्धचेतन तो कहीं आया ही नहीं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मूल अवस्थाएं दो है, चेतन और अचेतन। दोनों के बीच की अवस्था को क्या कहा? अर्ध चेतन
कहा। आपको ध्यान हो, यहां मैं आपकी सुविधा के लिए एक लाइन भी लिख देता हूं। सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन की तुलना समुद्र में डूबते हुए लिख दो, नहीं तो पानी के गिलास में डूबते हुए लिख दो। समुद्र में डूबते हुए हिमखंड से की है, जबकि चेतन मन की तुलना आपको जानकारी हो, चेतन मन की तुलना किससे की है? अचेतन मन की तुलना तो समुद्र में डूबते हुए हिमखंड से की है, जबकि चेतन मन की तुलना मैं बताना चाह रहा हूं कि बर्फ का वो थोड़ा सा भाग जो तैरता हुआ ऊपर दिखाई दे रहा है उस समुद्र के ऊपर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है? जबकि चेतन मन की तुलना समुद्र के पानी के ऊपर तैरते हुए हिमखंड से, जो भाग तैर रहा है ऊपर दिखाई दे रहा है, तैरते हुए दिखाई देने वाले हिमखंड से की है, तैरते हुए दिखाई देने वाले हिमखंड से की है। इसी चीज को मैं ये कह सकता हूं कि सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि बर्फ का ज्यादातर भाग पानी में डूबा हुआ है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो क्या है? अचेतन भाग। फ्रायड के अनुसार बर्फ का अधिकांश भाग जो पानी में डूबा हुआ है तथा दिखाई नहीं दे रहा है, जो पानी में डूबा हुआ है तथा दिखाई नहीं दे रहा है, वह अचेतन मन है। वह क्या है? अचेतन मन है। और जो पानी का थोड़ा भाग दिखाई दे रहा है, बर्फ का थोड़ा भाग जो दिखाई दे रहा है वो चेतन मन है। ये तुलना की है सिगमंड फ्रायड ने। जो दिखाई दे रहा है वह चेतन मन है। और आपको जानकारी हो, अगर परीक्षा के अंदर पूछ ले चेतन मन हमारे मस्तिष्क का कितना भाग है, तो आप ध्यान रखो हमारा पूरा जो माइंड है उसका केवल 10% चेतन मन है। क्योंकि देखो मैंने आपको कहा कि आपने आज क्या खाया, कल क्या खाया, आज सुबह नाश्ता क्या किया, ये याद है, लेकिन 10 दिन पहले क्या किया, 15 दिन पहले क्या किया, 20 दिन पहले क्या किया, 100 दिन पहले क्या किया। आप अगर 30 साल के हो ना, तो 30 साल में केवल 2, 3, 4 दिन की चीजें याद है, बहुत पुरानी चीजें क्या हमें याद है? नहीं। तो अचेतन मन बहुत बड़ा है। तो चेतन मन मस्तिष्क का केवल 10% भाग है, या जिसको हम कह सकते हैं 1/10 भाग है। जबकि अचेतन मन ये मैं बताना चाह रहा हूं हमारे मस्तिष्क का, अचेतन मन हमारे मस्तिष्क का कितने % भाग है? तो हमारे मस्तिष्क का 90% भाग है, 90% भाग अचेतन है। और जिसको मैं भाग के रूप में लिखूं तो 9/10 भाग कह सकता हूं। समझ में आई बात? यह सिगमंड फ्रायड की कुछ बात है। और सिगमंड फ्रायड ने कहा कि चेतन और अचेतन के बीच की जो अवस्था है उसको क्या कहेंगे? अर्ध चेतन कहेंगे। अब सवाल यह उठा कि मन की 3 अवस्थाएं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। तो चेतन में क्या चल रहा है वो तो पता है,
लेकिन मन का जो 90% भाग अचेतन है, उसमें क्या क्या है आप कैसे पता करोगे, उसका अध्ययन कैसे करोगे? और जब अध्ययन कर ही नहीं सकते तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान क्यों कहा जाए? यह सवाल उठा। ध्यान दे, आपको मैं जानकारी देना चाह रहा हूं। चेतन मन में क्या है, चेतन मन के अंदर क्या है, यह अध्ययन कर सकते हैं, यह अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन हम तो बात चेतना के विज्ञान की कर रहे हैं। और जब मन की तीनों अवस्थाएं हैं, पर तीनों अवस्थाएं हैं, तो अचेतन मन के अंदर क्या है? अचेतन मन, जो मस्तिष्क का मैक्सिमम हिस्सा क्या है? मैक्सिमम हिस्सा तो अचेतन मन ही है। अचेतन मन के अंदर क्या है, इसका अध्ययन नहीं कर सकते, इसका अध्ययन नहीं कर सकते। आपको जानकारी हो, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, जब मन की तीन अवस्थाएं हैं, तो चेतन मन जो केवल माइंड का 10% है, हमें केवल 10% ही पता। जब हमें 90% माइंड के बारे में पता ही नहीं है, जब आप मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहते हो, तो आपको चेतन, अचेतन, अर्धचेतन तीनों मनों की बातें पता होनी चाहिए। लेकिन चेतन मन की बातें पता है, उसका अध्ययन कर सकते हैं, पर अर्धचेतन और अचेतन मन का अध्ययन तो हम कर ही नहीं सकते। और जब हम अध्ययन कर ही नहीं सकते, तो फिर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान क्यों कहा जाए? यह एक सवाल यहां पर उठा। यहां पर एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं, सिगमंड फ्रायड, विलियम जेम्स सली, विलियम वोंट टिंचनर, ये तमाम लोग मानते थे कि चेतना या जागृति के कारण ही प्राणी वातावरण के प्रति अनुक्रियाएं करता है, व्यवहार करता है। लेकिन सिगमंड फ्रायड ने जब यह कहा कि मन की तीन अवस्थाएं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, तो सवाल उठा कि चेतन मन का अध्ययन कर सकते हैं, पर अचेतन मन का अध्ययन करना हमारे वश की बात नहीं है। क्योंकि मन का 90% भाग, जिसमें अतृप्त इच्छाएं है, जो इदम का भंडार है, जो प्रसुप्त इच्छाओं का भंडार है, जिसमें सोई हुई चीजें हैं, जिसमें पुरानी घटनाएं हैं, जिसमें वो चीजें हैं जो हमें याद नहीं है, तो फिर हम उसे स्टडी कैसे करें? तो ऐसी स्थिति में मनोविज्ञान के इस चेतना के विज्ञान पर भी सवाल उठने प्रारंभ हो गए। और मैं बताना चाह रहा हूं, मनोविज्ञान के चेतना के विज्ञान पर जब सवाल उठे, तो एक बहुत ही मशहूर विद्वान हुए जिनका नाम था मैकडूगल। देखो, मैकडूगल मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहता है, लेकिन मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी, आउटलाइन साइकोलॉजी। देखो, जहां किताबों के नाम आते हैं आप जरूर ध्यान रखें। मैकडूगल की एक पुस्तक थी जिसका नाम था आउटलाइन साइकोलॉजी। कहते हैं मैकडूगल, मैं आगे जब व्यवहार का विज्ञान अगले एपिसोड में आऊंगा तो बताऊंगा कि मनोविज्ञान को व्यवहार और आचरण का विज्ञान कहकर मैकडूगल ने संबोधित किया था। आउटलाइन साइकोलॉजी कह दो या आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी कह दो। मैकडूगल, आपको एक बात पता हो, मैकडूगल की बात जब अपन आगे करेंगे ना, तो मैकडूगल को अपन प्रेरकीय संप्रदाय, मनोविज्ञान का जो प्रेरकीय संप्रदाय है, या मनोविज्ञान का जो मूल प्रवृत्ति मनोविज्ञान है, मैं बताना चाह रहा हूं, मनोविज्ञान का प्रेरकीय संप्रदाय कह दो या मूल प्रवृत्ति मनोविज्ञान कह दो, उसका जनक मानते हैं मैकडूगल को। क्योंकि जब विकास का चैप्टर आएगा तो हम बात करेंगे मनोविज्ञान की 14 मूल प्रवृत्तियां। मनोविज्ञान के अंदर व्यक्ति की जो 14 मूल प्रवृत्तियां होती है, बालक की जो 14 मूल प्रवृत्तियां होती है, उस पर प्रकाश किसने डाला था? मैकडूगल ने डाला था। जब विकास का चैप्टर आएगा हम बात करेंगे 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल की बताई हुई। और मैकडूगल, जिसको प्रेरकीय संप्रदाय या मूल प्रवृत्ति मनोविज्ञान का जनक मानते हैं, क्योंकि मैकडूगल कहता था कि मूल प्रवृत्तियां ही मनुष्य के व्यवहार की चालक है। ध्यान दे, तो मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना के विज्ञान की भरसक आलोचना की। चेतना के विज्ञान की, ध्यान दे, चेतना के विज्ञान की भरसक आलोचना की। मनोविज्ञान, आपको जानकारी हो, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक
आउटलाइन साइकोलॉजी के अंदर चेतना के विज्ञान की भरसक आलोचना की, और वो तो यहां तक कहता था कि अचेतन शब्द सबसे बुरा शब्द है और ये मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है कि उसने अचेतन शब्द का प्रयोग किया था। ध्यान देना, आपको जानकारी हो मैकडूगल किसने क्या कहा? उसने कहा अचेतन शब्द ही सबसे बुरा शब्द है। उसने कहा अचेतन सबसे बुरा शब्द है, इस शब्द का प्रयोग तो होना ही नहीं चाहिए। अचेतन सबसे बुरा शब्द है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? ये मैकडूगल कह रहा है, और वो कह रहा है इस शब्द का प्रचलन में आना मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है। वो कह रहा है कि ये जो शब्द प्रचलन में आ रहा है, इस शब्द का प्रचलन में आना, ये किसका दुर्भाग्य है? ये साइकोलॉजी का दुर्भाग्य है। साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का ये दुर्भाग्य है कि उसने अचेतन शब्द को प्रयोग में लिया। मैकडूगल एक बात और कहता है, वो कहता है चेतना के स्थान पे तो कम से कम जमीर शब्द का प्रयोग कर लेते, अंतःकरण शब्द का प्रयोग कर लेते तो वो ज्यादा उचित होता। यानी इतनी आलोचना करता है। मैकडूगल कहता था कि चेतना शब्द की जगह तो अंतःकरण शब्द का प्रयोग ज्यादा उचित था। मतलब वैसे तो चेतना शब्द का प्रयोग करना ही नहीं था, क्योंकि व्यवहार के विज्ञान के रूप में तो मनोविज्ञान बाद में आया। तो यह कहता है कि अरे चेतना शब्द काम में लिया, इससे बढ़िया तो अंतःकरण शब्द काम में ले लेते। कम से कम अंतःकरण मतलब जो मन में सूझता है, कम से कम आपने माइंड का जो क्लासिफिकेशन किया है। चेतना शब्द का प्रयोग करने से अच्छा, चेतना शब्द का प्रयोग करने से अच्छा होता कि अंतःकरण शब्द का प्रयोग करते। अंतःकरण जमीर होता है ना अपना, अंतःकरण शब्द का प्रयोग करते। आपको जानकारी हो मैकडूगल जिसने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के अंदर क्या कहा? मैकडूगल जिसने एक किताब लिखी आउटलाइन साइकोलॉजी, और मैं बताना चाह रहा हूं मैकडूगल अपनी इस पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में क्या कह रहा है। मैकडूगल अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के अंदर कह रहा है कि अचेतन शब्द का प्रयोग मनोविज्ञान को नहीं करना था। वो ये कह रहा है कि अचेतन शब्द सबसे बुरा है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अचेतन शब्द सबसे बुरा शब्द है और यह मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है कि उसने अनकॉन्शियस या अचेतन शब्द का उपयोग किया। और ये मैकडूगल कह रहा है कि चेतना शब्द का प्रयोग करे, इससे अच्छा यह होता कि मनोविज्ञान अंतःकरण शब्द का प्रयोग करता, मनोविज्ञान जमीर शब्द का प्रयोग करता, तो शायद उतना दुर्भाग्य, उतनी ग्लानि नहीं होती जितना कि इस अचेतन शब्द के प्रयोग से हुई है। आपको जानकारी हो मनोविज्ञान जिसके बारे में हमारे बहुत से विद्वान, विलियम जेम्स है, जेम्स सल्ली है, टेंचनर है, विलियम वुंट है, ये तमाम लोग चेतना का विज्ञान मानते थे। लेकिन जब सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद दिया और मन की 3 अवस्थाओं का जिक्र हुआ, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, तब सवाल उठने शुरू हुए कि मनोविज्ञान चेतन मन का अध्ययन कर लेगा पर अचेतन का अध्ययन कैसे करेगा, अर्धचेतन का अध्ययन कैसे करेगा। मैं आपको चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, कई विद्यार्थी जैसे उदाहरण के तौर पे कभी कभी आपको पता है आपके पिताजी आप टीवी के अंदर, फिल्म के अंदर फिल्म देख रहे हैं और खोए हुए हैं, और आपके पिताजी आपको बाइक की चाबी दे के जाते हैं और कहते हैं कि ध्यान रखना, कोई आए तो कहना कि मैं जो है वो रामलाल जी के घर जा रहा हूं, थोड़ी देर में आ रहा हूं। और थोड़ी देर में श्यामलाल जी आपके घर आए और पूछा आपके पिताजी कहाँ हैं? हम बगले झांक रहे इधर उधर। क्यों? क्योंकि पिताजी ने हमको गाड़ी की चाबी दी और हमें कहा कि पास में, पड़ोस में ही है, पैदल जा रहा हूं रामलाल जी के घर, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। लेकिन जब श्यामलाल जी ने पूछा तो हम भूल गए पिताजी ने क्या कहा था। क्यों? क्योंकि पिताजी ने जब हमें बताया तब हमारा ध्यान तो फिल्म में खोया हुआ था। तो वो जो पिताजी ने बताया वो हमारे माइंड के अनकॉन्शियस पार्ट में चला गया। फिर हम दिमाग पे जोर डाल रहे हैं, पिताजी ने क्या कहा, पिताजी ने क्या कहा, पिताजी ने क्या कहा, और गाड़ी की चाबी भी दी थी, वो मैंने कहां रखी। ठीक है, कई बार ऐसी घटनाएं होती है। तो आपको जानकारी हो मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान मानने की भरसक
आलोचना की थी मैकडूगल ने, और इस तरीके से ये मनोविज्ञान अपनी इस परिभाषा को भी खो दिया। और मैं बताना चाह रहा हूं, चेतना के विज्ञान की परिभाषा को भी मनोविज्ञान ने खो दिया। यह परिभाषा भी क्या कर दी गई? खारिज कर दी गई। चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की जो परिभाषा थी, यह भी खारिज कर दी गई। आपको ध्यान हो, आज मैंने सिगमंड फ्रायड की भी बात की है और मैंने बताया कि चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। अर्धचेतन तो दोनों के बीच की अवस्था है। अचेतन समुद्र में डूबा हुआ हिमखंड, ज्यादातर भाग डूबा हुआ ही होता है, तो हमारा ज्यादातर माइंड अचेतन है, 90% भाग। हमारे दिमाग का केवल 10% ही है जो कॉन्सियस है, जो चेतन है, ठीक है। और सिगमंड फ्रायड की बात तो पूरी साइकोलॉजी में चलेगी, और विशेष रूप से विकास की अवस्थाओं की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि छोटे छोटे मासूम बच्चों में सेक्सुअल टेंडेंसी को देखने वाला सिगमंड फ्रायड ही था। जर्मनी का तानाशाह शासक हिटलर भी कहता था, क्या कहता था? मेरे साम्राज्य में फ्रायडवाद के लिए कोई जगह नहीं है। दुनिया का सबसे गंदा मनोवैज्ञानिक माना जाता था, जिसने कहा छोटे छोटे मासूम बच्चों में काम भावना पाई जाती। हालांकि जो सिगमंड फ्रायड ने कहा, बाद में विज्ञान ने भी माना कि सिगमंड फ्रायड ने सही कहा था, लेकिन बावजूद इसके सिगमंड फ्रायड ने जो स्टडी करी वो उस जमाने के दौर से बिल्कुल हटकर थी, इसलिए दुनिया के गंदे मनोवैज्ञानिक के रूप में भी इसकी ख्याति हुई कि कुख्याति हुई, ठीक है। वो अलग बात है, वो जब मुद्दा आएगा तब पढ़ेंगे। और इस तरीके से मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में मानने वाली परिभाषा भी खारिज हो गई, और वर्तमान में हम एक नई परिभाषा की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मैं बताना चाह रहा हूं, मनोविज्ञान की चौथी परिभाषा आएगी व्यवहार के विज्ञान के रूप में, और जिसको देखने के लिए आप चलेंगे अगले एपिसोड पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।